हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ बेसिक्स। अब वही लेक्चर को अपन कंटिन्यू करते हैं। इसको बोलते हैं अपन पार्ट 2। जो पार्ट 1 में मैंने तुम लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर की थी, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और आज का पार्ट 2 अपन देखते हैं। पार्ट 1 में अपन ने सबसे पहले मैंने तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर किया था। उसके अंदर मैंने तुम लोगों को कि कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोगों को कहां पे पढ़ना है वो सब कुछ बोला था। वो पहला डिस्कशन होने के बाद जब अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन ने एकदम इजीली याद रखा था सभी टर्म्स, दैट नंबर ऑफ द फॉर्म x plus iy is called as what complex number in कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म, जिसमें x का मतलब होता है रियल पार्ट और y का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, और i को अपन बोलते हैं इमेजिनरी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू रहती है √-1। फिर वो हिसाब से आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज -i raised to 4 1, I raised to 5 I, then sequence is getting repeated। I raised to 50 भी अपन ने निकाला था -1, I raised to 100 भी निकाला था 1, I raised to 1000 1, I raised to करोड़ भी कितना होता है 1, I raised to 1 करोड़ 2 कितना होता है, इट इज -1। तो ये इजी ट्रिक मैंने तुम लोगों को दी थी कि I raised to कितना भी हो वो तुम लोग एकदम आसानी से जल्दी निकाल पाओ। फिर वो होने के बाद अपन ने देखा था कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सबसे पहले अपन ने देखा था कि इक्वालिटी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म। ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर, तुम लोग तुम्हारे हिसाब से कितने भी आए तो भी चलता, राइट। बट मैंने तुम लोगों को वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे जो कि कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म में था। तो पहला लिया था z1 equals to x1 plus i1 एंड दूसरा लिया था z2 equals to x2 plus i2, राइट। सबसे पहले अपन ने देखा था इक्वालिटी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब रहते हैं? जब उनके रियल पार्ट इक्वल है और उनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, तब अपन बोल सकते हैं कि वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है, सेम है, इक्वल है। फिर अपन ने देखा था एडिशन, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करता हूं। मैंने एक बात बोली थी तुम लोगों से, तुम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, आउटपुट मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज इफ यू आर डूइंग सम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन अल्टीमेटली आउटपुट मस्ट बी इन द सेम फॉर्मेट, दैट इज x plus i। तो जब एडिशन किया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया था, which is nothing but the separate addition of their real part and separate addition of their imaginary part। वही हिसाब से सब्सट्रैक्शन किया था, वही हिसाब से मल्टीप्लिकेशन किया था। So we are getting the output is nothing but what, a complex number of the Cartesian or rectangular form, that is जनरलाइज्ड वे में x plus iy जैसा। फिर अपन ने लास्ट जो देखा था डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ही अपन ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, ताकि वो तुम लोगों को आ जाए। जब भी डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोग करोगे तब तुम लोगों ने आउटपुट कॉम्प्लेक्स नंबर ही लाना है। तो उसके लिए जब जब डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। तो ये अपन ने देखा था अब तक के इसमें। और एक छोटी सी बात मैंने तुम लोगों को बोली थी, कभी भी डिनोमिनेटर में i मत रखो, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू या मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेशंस पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। तो कभी भी 1/i वगैरह दिखता है तो उसको ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फिर डिनोमिनेटर वाला i to i square है -1, तो उसका आंसर डायरेक्टली अपन क्या लिखेंगे, -i। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1/i यू मस्ट हैव टू राइट व्हाट, -i फॉर द टू ईज द कैलकुलेशन, राइट। तो चलो आज अपन इसके आगे का पढ़ते हैं, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कई लोग आर्गन डायग्राम भी बोलते हैं। मैं ये टॉपिक को बोलता हूं सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट ऑन द बोर्ड। तो चलो आज का जो पार्ट 2 है, लेक्चर 2 है, ये अपन शुरू करते हैं। दैट इज फ्रॉम द टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट ऑन द बोर्ड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नाउ सी, ये टॉपिक समझने के लिए जैसे कि सिंपल सा मैं तुम लोगों को क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कि अगर मैंने बोर्ड के ऊपर डॉट ड्रॉ किया, डॉट, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डॉट ऑन द बोर्ड। बोर्ड बोलो, मैं बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, बोर्ड बोल रहा हूं,
या तो फिर पेज बोलो, पेन से लिख रहे हो तो, या तो फिर कोई भी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर ये डॉट का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर मैं ये डॉट कोई भी एक आधा पॉइंट है, राइट, ये मैंने 2 डायमेंशनल पॉइंट है, लेट इट बी व्हाट, पी। अब सिंपल सी बात है, ये जो डॉट है ये मैंने ये बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया, तो बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करने के कारण डेफिनेटली इसको 2 एक्सिस लग जाएंगी, एक रहेगी कौन, एक्स एक्सिस, और दूसरी कौन सी, तो वाई एक्सिस। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट, वाई एक्सिस, राइट। क्लासरूम टीचिंग में ये सारी बातें अपन काफी डिटेल में लेते हैं, तो आज इधर भी देख लेते हैं सब कुछ। एक्स एक्सिस, इसका दूसरा नाम भी मैंने तुम लोगों को बोला है, दैट इज y इक्वल्स टू 0 लाइन। y एक्सिस का भी दूसरा नाम क्या होता है, x इक्वल्स टू 0 लाइन। x एक्सिस का तीसरा नाम भी मैंने तुम लोगों को बोला है, दैट इज रियल एक्सिस, और y एक्सिस का जो तीसरा नाम है वो है कौन, इमेजिनरी एक्सिस, राइट। जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं x और y कोऑर्डिनेट्स, तो x कोऑर्डिनेट्स को अपन एब्सिसा बोलते हैं, तो यू कैन राइट इट एज व्हाट, एब्सिसा, राइट। और जो y कोऑर्डिनेट रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, राइट। तो ये हिसाब से मैंने तुम लोगों को 4 पॉइंट्स बोले, x एक्सिस y equals to 0 line, real axis it is also called as what, abscissa, coordinate of that x axis is abscissa. Y axis it is also called as x equals to 0 line, it is also called as imaginary axis, it is also called as what, the coordinate of y axis is nothing but called as what, ordinate, right. अब ये जो भी पॉइंट है P, ये जो पॉइंट P है ये डील करता है x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ। अल्टीमेटली इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आई वुड लाइक टू से दिस पॉइंट P डील्स विद व्हाट, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। सो दैट्स व्हाई ये पॉइंट P क्या हो गया, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर अगर मैं कुछ भी लिखता हूं तो मैं उसको बोल सकता हूं व्हाट दिस इंप्लाइज, इट इंप्लाइज व्हाट, अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरा क्वेश्चन क्या था स्टार्ट करने के पहले, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट ऑन द बोर्ड। अगर मैं बोर्ड के ऊपर डॉट ड्रॉ करता हूं, दैट इज ए पॉइंट P, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस पॉइंट P इज नथिंग बट व्हाट, अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं क्या करता हूं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अपन कुछ बातें प्रूव करने वाले हो जिससे अपने को सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अभी मिलने वाला है। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कशन किया था ऑन कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म, और आज अपन ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन प्रूव करने के बाद निकालने वाले हैं पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इन सच अ वे दैट देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। द वेरी फर्स्ट वन इज, इन द लास्ट लेक्चर वी टॉट that the Cartesian or rectangular form. In this lecture we are going to deal with what, polar and exponential form. In this way we learn what, we are going to learn what, the 3 forms of complex number, that are Cartesian or rectangular, polar and exponential form. Now what I am doing now, ये जो point है P, इसको मैं क्या करता हूँ, origin के साथ join करता हूँ। तो origin के साथ अगर मैं इसको join कर लेता हूँ तो ये जो भी यहाँ पे मिल गया ये वेक्टर बोलता है। This is called as nothing but what, OP is nothing but called a OP bar, that is nothing but a vector, but simply इसको उसका मैग्नीट्यूड लेते हुए मैं इसको नाम दे देता हूँ, let it be R। ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल, ये वर्टिकल डिस्टेंस कौन सा है, तो y डिस्टेंस है, राइट, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इट इज नथिंग बट व्हाट, x डिस्टेंस, राइट। और ये कोई भी एक एंगल है, लेट इट बी व्हाट, थीटा। यहां पे मैं एरोहेड देता हूं। रिमेंबर वन थिंग, एरोहेड प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। इसका रोल क्या है, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, इफ पॉसिबल आज के लेक्चर में क्लियर करता हूं, बट इफ नॉट पॉसिबल देन आई विल क्लियर इट ऑन व्हाट, नेक्स्ट लेक्चर। सो रिमेंबर वन थिंग, दिस एरोहेड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब यहाँ पे तुम लोग नोटिस करते हो तो क्या हो गया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया जिसको अपन बोलेंगे कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। और सभी लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल है, पाइथागोरस थ्योरम। सो देयरफॉर आई कैन से नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेनस स्क्वायर, सो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस इज आर, hypotenuse square is equals to sum of side square. So side is nothing but x and y, so I can write x square plus y square.
And so therefore if I am taking square root, then I am getting what? R equals to under root x square plus y square, right? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मुझे मिल गई. दिस इज नथिंग बट व्हाट कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ complex number. This is called as modulus of complex number, right? So according to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to sum of side square. So we are getting r equals to under root x square plus y square. So this r is very important term called as what? Modulus of complex number. अब 10th स्टैंडर्ड में सभी लोग पढ़ते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म sin cos वगैरह सब. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से तुम लोग sin थीटा cos थीटा को डिफाइन करते हो मैथमेटिकली. सो नाउ टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ sin थीटा मैथमेटिकली. sin थीटा को तुम लोग लिखते हो थीटा की अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और वही तुम लोग cos थीटा को लिखते हो cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड. सो थीटा की एडजेसेंट साइड इज x अपॉन हाइपोटेनस. सो इन दिस वे 11th 12th में हो या आगे भी इंजीनियरिंग में बीएससी पॉलिटेक्निक या आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां जहां पे मैथमेटिक्स आएगा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वगैरह आएगा, तो वहां पे तुम लोगों को बहुत बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है. दैट सब्स्टिट्यूशन इज सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा. तो वो x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा, वो टर्म्स कहां से आई? नाउ सी केयरफुली, एंड यहां पे प्रूफ दे रहा हूं कि वो कहां से आई. तो हियर इट इज वी आर गेटिंग व्हाट y equals to what? r sin theta. तो एक सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म मुझे मिल गई, और यहां से मिल गया x equals to कौन? तो r cos theta, राइट. अगर मैं ये sin और cos ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो sin थीटा अपॉन cos थीटा ये क्या हो जाएगा? यस, tan थीटा. एंड y अपॉन r अपॉन x अपॉन r करता हूं तो r कैंसिल, वी आर गेटिंग व्हाट? y अपॉन x. एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एज व्हाट? एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट. तो अपन ने अभी देखा दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट ऑन द बोर्ड व्हिच इज नथिंग बट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसके अंदर अपन ने चार बातें प्रूव की, ये भूलना मत. पहली बात, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज ऑलवेज डिनोटेड बाय लेटर r. सो r इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. फिर विद द हेल्प ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा के डेफिनेशन के हिसाब से अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस एंड एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, वो हिसाब से y इक्वल्स टू मिल गया r sin थीटा एंड x इक्वल्स टू मिल गया r cos थीटा. These are the two very important terms which are used in what derivative integration most of the times to solve the difficult problem very easily by means of method of substitution. तो वो टाइम पे तुम लोगों को ये यूजफुल रहेगा. And if I am dividing sin theta and cos theta equation, so we are getting sin upon cos as tan theta, y upon r upon x upon r is nothing but y upon x. So therefore theta equals to tan inverse of y by called as what? Amplitude of complex number. तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज z इज इक्वल्स टू x प्लस iy. आज हमने प्रूव किया कि x का मतलब क्या होता है? r cos थीटा, और y का मतलब क्या होता है? r sin थीटा. यहां से अगर मैं r कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आ रहा है फिर cos थीटा प्लस i इनटू sin थीटा, राइट. तो ये मिल गया मुझे सेकंड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको अपन बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट. पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑब्वियसली वी नो व्हाट कि e रेज़ टू i थीटा को अपन लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा. होप सो दिस इज वेल नोन टू यू. बट हम सभी लोग बोलते हैं कि वी नो दैट, मैं बैच में बोलते रहता हूं वी नो दैट है, अपने को सब पता है. अपने को क्या पता है कि e रेज़ टू i थीटा है cos थीटा प्लस i sin थीटा. बट इसका अगर मैं प्रूफ पूछने की कोशिश करता हूं कि हाउ इट इज सो, देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोगों को नहीं आता है. तो इसका मैं इजी ढंग से तुम लोगों को बोल देता हूं कि इसका प्रूफ कैसे आता है. ये तुम लोगों को बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं पे भी लग सकता है, जहां जहां पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का काम पड़ता है. देखो तुम लोग nth
nth डेरिवेटिव कंसेप्ट, जिसका नाम है ना एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसके अंदर nth डेरिवेटिव, लीबनिट्ज थ्योरम जैसे टर्म्स पढ़ते हो। उसके बाद उसके अंदर तुम लोग मैक्लॉरियन टेलर सीरीज जैसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हो। अब मैक्लॉरियन सीरीज तुम लोगों की एक आधा लेक्चर में जरूर मैक्लॉरियन सीरीज के ऊपर दूंगा, जिसके अंदर ये सारी की सारी सीरीज तुम लोग एट अ ग्लांस कैसे याद में रखो, सो दैट कि बड़े बड़े प्रॉब्लम तुम लोग इजीली सॉल्व कर पाओ। तो वो हिसाब से यहाँ पे अगर तुम लोग मैक्लॉरियन सीरीज ऑफ कोसाइन पुट करो और मैक्लॉरियन सीरीज ऑफ साइन पुट करो और वो दोनों भी सीरीज को अगर तुम लोग ऐड करते हो तो जरूर तुम लोगों को e रेज़ टू की मैक्लॉरियन सीरीज मिलेगी। तो ऐसा इसका प्रूफ मिलता है। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज राइट e रेज़ टू i थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो cos थीटा प्लस i sin थीटा का मतलब e रेज़ टू i थीटा होता है। ये जाके अपन इधर पुट करते हैं। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग z इक्वल्स टू r into what do you mean by cos theta plus I sin theta? It is e raised to the power I theta. So this is what we are getting what the third form of complex number, which is called as exponential form. Exponential form. तो ये हिसाब से अपन ने तीन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आज क्लियर किए। दैट इज कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म, दैट इज x plus i y। दूसरा है पोलर फॉर्म, दैट इज z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। और तीसरा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट इज z इक्वल्स टू r into e raised to the power i थीटा। अब एक टेबल अपन बनाते हैं जिसके कारण वो टेबल से तुम लोगों को कैसा सब इजी हो जाएगा, कैसे एकदम से याद में रखें। और ये टेबल तुम लोगों ने प्लीज नोट डाउन कर लेना, ताकि कितने फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फटाक से तुम लोगों से निकलना चाहिए कि सर तीन फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन कौन से हैं सर? कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर, पोलर एंड एक्सपोनेंशियल, दीस आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर उनके कॉन्जुगेट वगैरह क्या रहते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं एक टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके बाद का अपन आज टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट, division or quotient of two complex number in polar and exponential form. तो चलो इसको टेबल के फॉर्म में अगर अपन अरेंज करते हैं तो एक से टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड इज इसका फॉर्म एंड इसका कॉन्जुगेट, राइट। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने जो पहले लेक्चर में पढ़ा था वो था z is equals to x plus i1, right? This form is called as Cartesian or rectangular form. इसका कॉन्जुगेट रहेगा z बार, दैट इज x माइनस i बार। हर बार जो कॉन्जुगेट रहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के वो z बार से डिनोट होंगे। सेकेंड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आज अपन ने प्रूव किया, दैट इज z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, राइट। और इसका कॉन्जुगेट इज z बार इक्वल्स टू r cos थीटा माइनस i sin थीटा। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z equals to r into e raised to the power i theta, which is nothing but called as the exponential form of complex number. इसका conjugate is z bar equals to r into e raised to the power minus i theta. सब लोगों को पता है, आज ही अपन ने प्रूव किया कि r का मतलब होता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और थीटा का मतलब होता है एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ y by x, राइट। तो होप सो ये टेबुलर फॉर्म में तुम लोगों को कॉन्जुगेट वगैरह सब समझ में आ गया, और इसके बाद तुम लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तुम लोग फटाफट बोल पाओ। चलो और एक टॉपिक ले लेते हैं अपन, व्हिच इज नथिंग बट कॉल्ड एज
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लास्ट लेक्चर में अपन ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वालिटी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म रिलेटेड लिया था। आज अपन लेते हैं रिलेटेड टू पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। Now see, suppose I am considering the two complex number in polar and exponential form। जैसे कि पहला z1 equals to r1 cos theta 1 plus I sin theta 1, और इसका ही जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहेगा वो रहेगा r1 into e raised to the power I theta 1। जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं z2, दैट इज r2 cos theta 2 प्लस I sin ऑफ थीटा 2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं r2 into e raised to the power I theta 2, राइट। नाउ सपोज पहला कंसंट्रेशन रखते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज z1 into z2। मैं लास्ट लेक्चर से तुम लोगों को बोलते आ रहा हूं कि तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर 2, 4, 6 कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, उसका आउटपुट कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए z1 एंड z2, उन लोगों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मुझे भी आउटपुट वही फॉर्मेट का मिलना चाहिए, दैट इज इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट इज मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट। सो देखते हैं, सो व्हाट इज z1। अब कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करता हूं। So z1 is nothing but r1 into e raised to the power I theta 1. This is z1, and z2 is r2 into e raised to the power I theta 2. Okay. So this should be now r1 into r2. I can write, और e raised to, और ये भी e raised to, बेस सेम है। मल्टीप्लिकेशन में तो इंडाइसेस का क्या होता है, एडिशन बाय द लॉज ऑफ इंडाइसेस। So I can write it as e raised to the power I theta 1 प्लस I थीटा 2, तो I कॉमन तो अंदर आएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, राइट। सो आई कैन से व्हाट, सो प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉड्यूली एंड एडिशन ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, हैविंग प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉड्यूली, जो भी उनके मॉड्यूलस होंगे उनका प्रोडक्ट करो, एंड एडिशन ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। अब तो मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, तुम 3 लो, 4 लो, कितने भी लिए, तो जैसे कि तुम लोग 3 लेते हो, यहाँ पे r1 into r2 into r3 आएगा, इधर थीटा 1 plus थीटा 2 plus थीटा 3 आएगा, बस ये चलते रहेंगे। अभी अपन ने देखा था वही, वी नो दैट, अपने को सब पता है, दैट इज e raised to I थीटा का मतलब क्या होता है, e raised to I थीटा यानी cos थीटा प्लस I sin थीटा, राइट। तो इसके हिसाब से मैं इसको भी लिख सकता हूं, दैट इज z इक्वल्स टू r1 into r2 into what is by e raised to I थीटा। नाउ थीटा इज नथिंग बट थीटा 1 plus थीटा 2। सो e raised to I थीटा का मतलब होता है cos theta, so here theta is theta 1 plus theta 2, cos theta plus I sin theta, that is theta 1 plus theta 2। तो ये जो मिल गया मुझे प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज z1 and z2 इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये हो गया उसका आउटपुट। सो नाउ द प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म इज नथिंग बट a complex number having product of their moduli and addition of their amplitude, because this format is polar format, r cos theta plus I sin theta। So hope so this multiplication concept is clear, that is जब भी तुम लोग product of या multiplication of two complex number in polar and exponential form करते हो तो क्या मिलता है, complex number मिलता है जिसमें product of their moduli and addition of their amplitude रहता है। चलो अभी अपन सेकंड देखते हैं, दैट इज डिवीजन या क्वोशंट। तो डिवीजन देखते हैं, जैसे कि मैं z1 upon z2 करता हूं,
What is Z1 in exponential form? R1 into e raised to the power I theta 1 and what is Z2? R2 into e raised to the power I theta। अभी कैसा है, तुम लोग यहाँ पे पोलर फॉर्म भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर मैं पोलर फॉर्म यूज करता हूँ दैट इज Z1 इज नथिंग बट ये इतना और Z2 इज नथिंग बट इतना, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये दोनों के ब्रैकेट को अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर वहां पे हो सकता है cos a plus b sin a plus b जैसे फॉर्मूले बने, तो वो प्रोसेस बहुत लेंदी जाएंगे। इसीलिए मैंने तुम लोगों को एक्सपोनेंशियल से पढ़ा है और ट्रिगोनोमेट्री से, और टाइम भी बच गया। अपना क्या काम है, अपने को कांसेप्ट अंडरस्टैंड करना है सो दैट कि जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब तुरंत अपने को ध्यान देना चाहिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं तो उनमें प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉड्यूल एंड एडिशन ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। अब डिवीजन में क्या है, सो कैन आई राइट दिस टर्म एज r1 upon r2 और वही लॉज ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से बेस सेम है e रेज़ टू, लेकिन डिवीजन में है तो इंडाइसेस का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सो कैन आई राइट दिस टर्म एज e रेज़ टू I थीटा 1 माइनस I थीटा 2, I कॉमन सो अंदर कौन आएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो ये हो गया कौन, the division of two complex number is nothing but what, a complex number once again having quotient of their moduli and subtraction of their amplitude। अब इसको अगर अपन पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो z इक्वल्स टू कितना होगा, फिर ये r1 upon r2 एंड व्हाट इट मींस e रेज़ टू I थीटा का मतलब क्या होता है cos थीटा, सो थीटा इज नथिंग बट हियर थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस I इनटू sin ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। सो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर समझ गया, और जब भी तुम लोग डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म करोगे तो क्या मिलने वाला है, तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलने वाला है पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला हैविंग क्वोशिएंट ऑफ देयर मॉड्यूली बट सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। सो होप सो गाइस दिस कांसेप्ट इज अगेन व्हाट वेरी वेल क्लियर टू यू, राइट। अब इसके आगे कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारा है, दैट इज इसके बाद मैंने तुम लोगों को एक सिंपल टॉपिक बोला था दैट इज वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एरोहेड प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वो रोल क्या है, अगर तुम लोगों को उसके भी ऊपर डिटेल में चाहिए होगा तो मैं मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं जरूर उसके ऊपर भी तुम लोगों को लेक्चर दूंगा, अदरवाइज मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो अपन ने देखा था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसके अंदर थीटा निकाला था अपन ने एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज tan इनवर्स ऑफ y by x। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हर बार कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में रहेगा, हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। सो डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा ऑलवेज चेंजेस। अब वो चेंजेस उसके कैसे हैं, लेट मी शो यू। जैसे कि सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में अगर है, लाइकवाइज दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में है तो एज पर अपन ने जो किया अभी ये हो गया कौन, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या रहती है tan इनवर्स ऑफ y by x। लेकिन अब अगर मैं यही कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे हो क्या गया, ये हो गया तुम्हारे लिए राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में का एंगल कौन, थीटा अपन ने लिखा। पर अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल भी थीटा और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी थीटा, तो थीटा आपका ये सेम है। लेकिन अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट लाइक दिस वे, ये रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा और ये बन जाएगा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में का एंगल जो थीटा है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल है, राइट। और राइट एंगल का ट्रायंगल का जो एंगल है ना वो लेता हूं मैं लेट इट बी अल्फा। रिमेंबर इन द कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पे भी हो एंगल थीटा इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है लेकिन थीटा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये रहेगा तुम्हारे लिए थीटा। तो अभी यहाँ पे जब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तब थीटा कैसे निकालोगे, इट इज सेमी सर्कल, दिस इज पाई माइनस अल्फा, और अल्फा कौन रहेगा तो वो रहेगा tan इनवर्स ऑफ y by x। पहले क्वाड्रेंट में क्या हो गया था कि थीटा और अल्फा बोथ आर सेम, इज नथिंग बट व्हाट tan इनवर्स ऑफ y by x। लेकिन यहाँ पे जो थीटा रहेगा वो क्या रहेगा, टोटल पाई माइनस अल्फा। वही अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, लाइकवाइज थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये हो गया कौन, अल्फा, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, और थीटा रहेगा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये रहेगा कौन, थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, इट इज नथिंग बट पाई प्लस अल्फा। और वही अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या रहेगा,
ये रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहेगा एंगल अल्फा, थीटा रहेगा लाइक दिस, ये रहेगा थीटा, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? इट इज 2 पाई माइनस अल्फा, राइट। तो होप सो ये छोटा सा तुम लोगों को जो कांसेप्ट है ये ओरली समझ में आ गया होगा। बट कैसा है ना कि एकदम से कुछ भी नहीं आता, उसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके वो सारी चीजें तुम लोगों को परफेक्टली आना चालू हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा जो लेसन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये लेसन को लाइटली मत लेना। जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू कुछ लेसन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, फिर वो वही खत्म नहीं हो रहा है तो 11th 12th में भी तुम लोग डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, उधर ही खत्म नहीं होता तो जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में भी उसके ऊपर आता है। फिर इंजीनियरिंग में आने के बाद भी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में तुम लोग मैट्रिक्स लेसन पढ़ते हो, फिर वहीं पे खत्म नहीं होता तो गेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी तुम लोग लीनियर अलजेब्रा जैसे टूल्स पढ़ते हो। तो ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का हो गया एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप कुछ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी क्रैमर्स रूल वगैरह लगता है, अगेन मैट्रिक्स। दूसरा ग्रुप जैसे कि स्केलर्स वेक्टर्स देखते हो तुम लोग, फिजिक्स में कोई भी टीचर फिजिक्स की शुरुआत करता है तो सबसे पहले वो स्केलर्स एंड वेक्टर्स ही पढ़ाता होगा। टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में वेक्टर, स्केलर्स एंड वेक्टर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में तुम लोग सबसे पहले स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ते हो। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स तुम लोगों को 11th 12th में भी है, जेईई एग्जामिनेशन में भी तुम लोगों को आता है, इधर इंजीनियरिंग में आने के बाद इधर भी तुम लोगों को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल पे वेक्टर कैलकुलस है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक तुम लोगों ने पढ़ना है। उधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वेक्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये हो गया दूसरा कांसेप्ट, दैट इज पहले डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, दूसरा हो गया कौन? स्केलर्स वेक्टर। तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन 11th 12th में भी है, लेकिन जो मेथड्स है ना वो लिमिटेड है, जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड है, देन उसका रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड है, देन तुम लोगों को होमोजेनियस है, उसके बाद नॉन होमोजेनियस है, नॉन होमोजेनियस की दो केसेस है, उसके बाद तुम लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला। बस यहाँ पे तुम लोगों का 11th 12th का कंप्लीट हो जाता है। बट डिफरेंशियल इक्वेशन उधर ही कंप्लीट नहीं होता है, तो तुम लोग आगे इंजीनियरिंग में वगैरह भी वो बहुत ज्यादा है, उसके आगे के भी मेथड्स है, जैसे कि एलडी के आगे बर्नौलीज है, दैट इज रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके आगे तुम लोग को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ना है, उसके बाद कहीं कहीं पे एग्जैक्ट नहीं रहता डिफरेंशियल इक्वेशन तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना पड़ता है जिसके अंदर और 4 केसेस है। फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स है जो कोई भी मेथड से सॉल्व नहीं होते, लेकिन फिर उसके लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन भी है, उधर ही सब कुछ खत्म नहीं होता है तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो जिसके अंदर सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y, कुछ उसके एप्लीकेशन जैसे कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, केमिकल एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेशन, तो ये सारे एप्लीकेशन भी उसके अंदर तुम लोग पढ़ते हो। लेटर ऑन जो तुम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 11th 12th में इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में वगैरह पढ़ा वो उधर ही कंप्लीट नहीं होता, तो वो जो तुम लोगों ने पढ़ा था वो था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अब अगर तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर बढ़ जाती है तो वो तुम लोग पढ़ते हो फिर इंजीनियरिंग M3 में, राइट, सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। उसके अंदर तुम लोगों को CF कैसे निकालना, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स कैसे निकालना, CF और PI दोनों का ऐड करूं तब जाके मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता, दैट इज टोटल रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। देन CF के नंबर ऑफ मेथड्स, PI निकालने के बहुत सारे मेथड्स, फिर कॉची, फिर व्हाट वी कैन से लीजेंडर, फिर उसके बाद जनरलाइज्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग PI, ऑपरेटर डी जैसे कांसेप्ट, तो ये सब कुछ तुम लोगों को पढ़ना पड़ता है तब जाके डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बहुत कंप्लीट होता है। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब कुछ कंबाइन करके एक टॉपिक बनता है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द कांसेप्ट। फोर्थ कांसेप्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी टॉपिक तुम लोगों को 11th 12th से है और उसके बाद इंजीनियरिंग में भी है। इसके आगे का इसका बड़ा भाई बोले तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसके अंदर मैंने तुम लोगों को जस्ट छोटा मोटा जो भी बेसिक्स है वो वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम में कैसे याद में रखो वो तुम लोगों को मैंने समझा के दे दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहता है, आई के वैल्यूज कैसे, लेकिन ये इधर ही कंप्लीट नहीं होता, इसके आगे डी मूवियस थ्योरम क्या है ये पूरा कांसेप्ट डिटेल में। उसके बाद सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, CR कंडीशंस क्या रहती है, दैट इज कॉची-रीमैन कंडीशन, हार्मोनिक फंक्शंस क्या है, फंक्शन एनालिटिक कैसा रहता है, उसके बाद बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कॉची क्या है, टेलर लॉरेंट सीरीज क्या है, रेसिड्यू थ्योरम क्या है, एप्लीकेशन पार्ट है कॉम्प्लेक्स के वगैरह। तो ये सब कुछ पढ़ते हो तब जाके कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स नाम का एक टॉपिक कंप्लीट होता है।
जो लोग अभी 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में होंगे, इंजीनियरिंग में भी होंगे, सब लोगों ने ये जो मैंने चार ग्रुप्स तुम लोगों को बोले, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, स्केलर वेक्टर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे टॉपिक्स तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि इसके ऊपर हर साल तुम लोगों को कुछ ना कुछ नया वही मिलना ही है। तो अगर ये तुम लोगों ने बेसिक्स इसका अच्छा रखा तो तुम लोगों को कभी दिक्कत जाएगी नहीं, कोई भी डिफिकल्टी रहेगी। गाइस, वी आर गिविंग आवर लॉट मोर एफर्ट्स टू मेक दिस वीडियोस। अगर तुम लोगों को हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियोस को लाइक करो, हो सके तो शेयर करो, और तुम्हारे जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, वो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज हमें भेजिए, सो दैट कि उसके ऊपर हम लोग नए लेक्चर्स लेके आएंगे। हम सोच रहे हैं कि 11th 12th का एक अलग से कंप्लीट पैकेज, पूरा टोटल वीडियोस, राइट, ये अपलोड करें। तो अगर तुम लोग अगर हम लोग का ऐसे मोटिवेट करते रहे और डिमांड्स अगर बढ़ती है तो जरूर हम लोग उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर देंगे, राइट। होप सो आज का वीडियो तुम लोगों को पसंद आ गया होगा। फॉर दैट वेरी थैंक यू टू यू, थैंक यू सो मच।